हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में ग्रुपिंग ऑफ सेल की करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला लेक्चर। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल की। ग्रुपिंग ऑफ सेल का दूसरा नाम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, ऐसे ही है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ये सीरीज ग्रुपिंग कैसे होगी या सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा, पैरेलल कैसे होगा और मिक्स्ड कैसे होगा, इस तीन टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा चैनल आपका न्यूमेरिकल की पाठशाला, और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसका, सीरीज ग्रुपिंग का। सीरीज ग्रुपिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले मान लो सीरीज ग्रुप में हमने कुछ सेल को लगा दिया। कोई भी सेल हो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ये देखिए, ठीक है। साइड में बनाते हैं, साइड में, ताकि प्रॉपर्टी साथ में चलती रहेगी। ये रहा इसका EMF E, सभी का EMF हम E लेते हैं, ठीक है। सबका EMF क्या, सेम EMF यहां पर है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R। हमने EMF E लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। अब इसको क्या करना है, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, कोई एक डिवाइस है जो हमने कनेक्ट कर दिया। डिवाइस मतलब यहाँ एज ए रेजिस्टेंस है, इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब टोटल EMF, इक्विवेलेंट EMF कैसे फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसी की कहानी होती है मेनली। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, एक सेल का दूसरे का क्या आएगा, तीसरे का क्या आएगा, ये कहानी चलनी है। तो सबसे पहले देखो, पॉइंट वाइज मैं इसमें बताने वाला हूं। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें सीरीज ग्रुपिंग में, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, इक्विवेलेंट EMF। इक्विवेलेंट EMF, E equivalent is equal to, इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू, देखो क्या लिख सकते हैं, E, तीनों को सीधे ऐड कर देंगे, E प्लस E3 हो जाएगा। फॉर N EMF, N सेल, हम यहां पे N लेके चलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपके क्वेश्चन में 3 सेल ऐसे ही आए। 3-4 सेल अलग अलग भी तो हो सकते हैं, 4 सेल हो सकता है, 6 सेल हो सकता है, 50 सेल हो सकता है, 100 सेल हो सकते हैं। तो मान लो अगर हमारे पास N सेल होगा, कहानी हम N लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट EMF फॉर N सेल, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस 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 E। सेम अगर है तो कितना, N इंटू EMF, सीधा सा इक्विवेलेंट इसका A हो जाएगा, ठीक। और एक बात देखो, अगर हम इसी के इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, किस तरह फाइंड करेंगे। अगर N सेल है तो N रजिस्टर होंगे, N रजिस्टर होंगे तो R इक्विवेलेंट, इस इंटरनल का केवल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R, क्योंकि सीरीज में आप जानते हो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 करते जाएंगे तो N इंटू R हो जाएगा। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा, इसमें जो मेन करंट होगी, मेन करंट किस तरह से फाइंड करेंगे, मेन करंट जो इस सर्किट में फ्लो होगी, I इज इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, इक्विवेलेंट EMF डिवाइड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फार्मूला सीधा सा होगा। इसका मतलब इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू क्या आएगा, NE डिवाइड बाई R प्लस NR। ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले से इस तरह का अगर सर्किट है तो उसका आप मेन करंट फाइंड कर सकते हो। तो पॉइंट है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल में काम आने वाला, कोई डेरिवेशन पार्ट नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ठीक है ना। और इसमें नेक्स्ट की अगर बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो उसमें जो करंट फ्लो हो रही है तो V इज इक्वल टू, इसको साफ साफ आप I इंटू आर लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका आ गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का आ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए ईच सेल का। अगर हमें सेल का बताना हुआ तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताएंगे? तो फिफ्थ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो ईच सेल का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का देखिए क्या तरीका होगा, इसका 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 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस सब सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल भी सेम आएगा। और यहां से V डैश इज इक्वल टू E डिवाइड बाई N, सीधा सा फार्मूला। सेल का जो ईएमएफ है उसको जितने सेल है उससे डिवाइड कर दो, एक का निकल आएगा। जितने सेल हैं उससे डिवाइड कर दो, यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा तरीका होगा आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से फाइंड करने का सीरीज के केस में। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, इतना आप नोट करें इस तरह से, ठीक है ना? इसमें नोट करके एक पॉइंट मैं बताने वाला हूं आपको, क्या है देखिए, एक नोट करके एक पॉइंट यहां पे जानना बहुत जरूरी है कि कभी कभी क्या करते हैं, जब हम नेट ईएमएफ फाइंड करते हैं तो उसमें कभी कभी E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2 आने का क्या तरीका। फर्स्ट पॉइंट, इफ टू dissimilar plates are connected, अगर दो डिसिमिलर प्लेट अलग अलग कनेक्ट है, मतलब एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट, डिसिमिलर प्लेट हो गया कि नहीं हो गया? ये अगर आपका E1 है और ये E2 है तो देख रहे हो कि इसका डिसिमिलर प्लेट बोला था मैंने, ये सेम प्लेट ऐड हो गया, ये डिसिमिलर प्लेट्स। इसके नेगेटिव से इसका पॉजिटिव ऐड है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसके नेगेटिव से इसका पॉजिटिव कनेक्ट है, इसका मतलब ये डिसिमिलर प्लेट्स। डिसिमिलर प्लेट्स की कहानी इस तरह समझनी है, अगर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट तो डिसिमिलर प्लेट्स की का कनेक्शन बोला जाएगा। तो इस केस में हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ को आप सीधे क्या लिखेंगे? डिसिमिलर में E1 प्लस E2, इस तरह से। लेकिन अगर यही केस इस तरह से हो जाए, सिमिलर प्लेट्स E1 E2, अब इसके ईएमएफ में क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस प्लस। जो यहां पर किस तरह से आप इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करेंगे? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो ये नोट करके ये पॉइंट जानना जरूरी था कि टू सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट करके इसको लिख लेना, इफ टू सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड, सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से आप फाइंड करेंगे। एक और पॉइंट है इसमें आपको जानना चाहिए कि कभी कभी पूछा जाता है, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज, तीसरा पॉइंट, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टू हाई, बहुत ज्यादा हो, अगर कैपिटल आर, अगर आपका कैपिटल आर बहुत ज्यादा है तो टू किसके कंपैरिजन में? टू हाई एज कंपेयर टू आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो कनेक्शन किस में होगा? देन कनेक्शन इन सीरीज, देन कनेक्शन इज कंसीडर्ड इन सीरीज। मतलब आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे मान लो आपको पता नहीं चल रहा है कि एक सर्किट दिया है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस को देख के कैसे बता सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है? तो देखो
सर्किट को देख के अगर बताना है कि सीरीज है या पैरेलल है और पता नहीं चल रहा देख के, तो आप उसके रेजिस्टेंस को देखो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के कंबाइन कर देने से बहुत ज्यादा हो रहा है तो इस केस में क्या बोलेंगे आप कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली कई बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये पॉइंट। मतलब समझना कैसे है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखेंगे हम, कैपिटल आर की वैल्यू अगर इसकी समेशन से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है, सम करने के बाद से भी ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा, तो इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन ये हुआ है। इसी केस में तो मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट था सीरीज से रिलेटेड। आइए अब हम पैरेलल की बात करते हैं। तो देखिए पैरेलल ग्रुप की बात करें तो पैरेलल ग्रुप में सीरीज में देखा, एक चीज याद रखो, ओह माय गॉड। अब देखो सीरीज में क्या था, सीरीज में आप सबको पता है करंट सेम होती है, तो वहां पे पोटेंशियल सभी सेल का हम अलग अलग निकाल सकते थे। और यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो करंट सभी सेल का अलग अलग, कितना हर सेल अपना अलग अलग करंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये भी फाइंड करेंगे इंडिविजुअल, जैसे ईच सेल ऑफ पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो ऐसे ईच सेल ऑफ करंट भी फाइंड करेंगे, मेन करंट भी निकालेंगे। चलिए सबसे पहले देखो इस सेल हमने क्या किया, इफ एन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लेकिन अभी यहाँ तो 3 ही देख रहे हो, लेकिन बहुत सारे हैं, एन है मान लो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले टोटल ईएमएफ की बात करो या इक्विवेलेंट ईएमएफ। पहला पॉइंट, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ की अगर आप बात करें तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, याद रखो ईएमएफ भी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये ई है तो ये भी ई होगा, ये भी ई होगा। अगर E1 E2 E3 लिख दिया जाए तो सबको E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो ईएमएफ भी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू ई, सीधा सा एक देख के बोल दो भाई। लेकिन कभी कभी अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सेम है तो ठीक है, अलग हो जाएगा तब क्या होगा, जैसे मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6 है, तो 6 वाला कंसीडर कर लिया जाएगा पूरे सर्किट के लिए। तो इस सर्किट का ईएमएफ क्या बोल दिया जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ 6 जो मैक्सिमम वाला है, सिंपल। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एन। याद होगा आपको, सीरीज में अगर होता था तो एन आर होता है और पैरेलल में होगा तो आर बाई एन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में जो पढ़ा है ना उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। तो देखो तीसरा जो पॉइंट हम इसमें फाइंड करेंगे, मेन करंट फाइंड करेंगे कि पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। तो पूरे सर्किट में टोटल करंट फाइंड करने के लिए फिर वही कहानी है, वही कहानी कौन सी, I इज इक्वल टू ईएमएफ का इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, E डिवाइड बाई R प्लस R बाई N। तो इस तरह से मेन करंट फाइंड कर लिया। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, करंट फॉर ईच, करंट फॉर ईच सेल, सभी सेल में कितनी करंट फ्लो होगी ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें कर रहे थे वही करेंगे, I डैश इज इक्वल टू, ये तो मेन करंट है ना, तो सभी सेल का अपना अपना करंट क्या होगा ये बताने के लिए I डैश इज इक्वल टू मेन करंट को नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर दो। बस मैंने पहले बोला कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये केवल और केवल न्यूमेरिकल के स्टेप सीखने के तरीके हैं, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अब अगर इसमें देखो, इसमें क्या कोई ऐसा पॉइंट है नोट का जो हम बताना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस फिर अगर एक्सटर्नल का देखोगे V इज इक्वल टू I इंटू आर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आपसे चर्चा करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग की, मिक्स्ड ग्रुपिंग जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाए, दोनों आ जाए पैरेलल। चलो एक बार फिर से जिंदगी बन जा
मिक्स्ड ग्रुपिंग, चलो मिला दिया भैया। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, इस पर अगर चर्चा करें तो देखिए, पहले डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, मिक्स्ड ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करके बनाया गया ग्रुप है ये। अब इसमें समझना है आपको, बस उसी सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट को इसमें एक साथ अप्लाई किया जाएगा। कैसे अप्लाई किया जाएगा आइए सीखते हैं। तो इस डायग्राम को सबसे पहले समझिए। हमने 3 सेल लिए, ईएमएफ इसका भी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर, इसका भी आर। इफ एन आइडेंटिकल सेल मतलब सभी सेल का जो ईएमएफ है वो ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर, ये आर ओ आर ई आर। हमने एन आइडेंटिकल सेल, ऐसे मतलब काउंट कर दो, दिख ही जा रहा है, लेकिन बहुत सारा हो सकता है कहानी, तो बहुत से सेल हो सकते हैं। तो बहुत से सेल हो सकते हैं, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि बस 2-4 सेल ले लिया, 2-4 रहेंगे तो उसके हिसाब से ऐड कर लेना। लेकिन अभी यहाँ देखो एन, आप जितने सेल हैं उसको काउंट कर लेना है, सीधे उसी पर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्यों फिर पीएचडी करना उस पर, है ना। द मिक्स्ड ग्रुपिंग इफ एन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन ए रो, एक रो में मतलब एक सीरीज में ये एन आइडेंटिकल सेल कनेक्ट है। चलिए, इसके बाद कह रहा है कनेक्टेड इन ए रो एंड सच एम रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इस तरह से एम रोज हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हैं। सोचो एन, ठीक है, ये एन हो गया और ये एम हो गया, मतलब ये जो इधर है, इधर कितने सेल हैं एन, और इधर कितने रो, इधर जो कितने रो बन रहे काउंट कर लो, 1 रो 2 रो 3 रो, लेकिन हमने कितना बोला एम रो, एन और एम। अगर केवल ये ऊपर वाला होता, केवल ऊपर वाला तो आप सीरीज में बोल देते, और आप क्या कहते कि इसका जो ईएमएफ है वो एन इंटू ई होगा। सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। इसमें किस तरह से निकालेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू ई। देखिए क्यों लिखा ये मैंने, ये समझिए आप। अब सोचो एन नंबर ऑफ सेल लगे हुए ऐसे, तो एन नंबर ऑफ सेल का ईएमएफ निकालने का यही तरीका है। अब आप सोच रहे हैं इसका सर क्यों नहीं निकाला, भाई इसका कैसे निकालेंगे, जो ईएमएफ इसका होगा वही ईएमएफ इसका होगा, वही ईएमएफ इसका होगा। पैरेलल में तो सेम होता है, तो एक का निकाल दें, एक का निकाल देंगे, वही सबका होगा। सब में सेल सेम दिख रहे हैं आपको, तो कितने भी सेल लगे हों, बस ईएमएफ निकालने के लिए सीरीज वाले को देख लो कितना होगा। जितने सेल हैं एन इंटू ई कर दो, क्योंकि जो ईएमएफ टोटल इसका आएगा वही ईएमएफ इसका आएगा, वही ईएमएफ इसका आएगा। ठीक है ना, ये तरीका होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का, क्योंकि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो सेम होता है, तो जो इसका होगा वही इसका होगा। चलो दूसरा पॉइंट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस यहां कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज पैरेलल दोनों है तो दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट की देख लो, अगर केवल सीरीज को ऐड करो तो उसको क्या लिखते हो, एन इंटू आर लिखते हो सीधा। एन नंबर ऑफ सेल है इसमें लगे हुए तो एन इंटू आर हो जाएगा। लेकिन पैरेलल भी कितने हैं, कितने पैरेलल में लगे हैं, कितने रो, एम रो है, तो डिवाइड बाई एम हो गया ना इक्विवेलेंट। तो मिक्स्ड अगर ग्रुप होगा तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। एन आर सीरीज वाला हो गया और एम क्या हो गया, उसके पैरेलल वाला हो गया। चलो तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, मेन करंट होता है भाई। मेन करंट आई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है डिवाइड बाई आर प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वैल्यू रखो, आपका मेन करंट आ जाएगा, क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट एन ई डिवाइड बाई आर प्लस एन आर डिवाइड बाई एम। बस इस तरह से आप सीधा क्या फाइंड कर सकते हैं, मेन करंट इस फार्मूले से, एन ई डिवाइड बाई आर प्लस एन आर बाई एम। तो ये मेन करंट फाइंड करने का तरीका, ईच सेल का पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, फोर्थ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल। अब यहां पर पैरेलल और सीरीज दोनों होने की वजह से
सीरीज पैरेलल दोनों होने की वजह से कहानी ये बनेगी, सभी सेल का पोटेंशियल भी निकलेगा, V डैश इज इक्वल टू E डिवाइड बाई N। ईच सेल का पोटेंशियल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, V डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड बाई N। और V क्या होता है, I इंटू R होता है। पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इसका V इज इक्वल टू I इंटू R निकाल लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, फिर ईच सेल का निकालना है तो V डैश इज इक्वल टू V बाई N कर दो, ठीक है, V बाई N। और फिफ्थ पॉइंट, करंट इन ईच सेल क्या हो जाएगी, करंट इन ईच सेल I डैश इज इक्वल टू, जो मेन करंट I है, डिवाइड बाई N। तो वही तरीका है, मिक्स्ड ग्रुपिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ क्या, NR बाई M ये लगाया, इसी की वजह से फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ये चीजें अप्लाई करनी है। अब कैसे अप्लाई करनी है वो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं। चलिए एक हमने क्वेश्चन लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट आप याद रखें इस पॉइंट को, हमेशा कभी भी आपको जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में या ग्रुपिंग ऑफ सेल में बात करेंगे तो ये 3 पॉइंट जानना आपको बहुत जरूरी है, जो बताया नहीं मैंने, यहां देख लो। सीरीज में ही जानना था आपको कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्विवेलेंट, ये ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट ये है कि पैरेलल जब ग्रुपिंग करेंगे तो इन पैरेलल ग्रुपिंग आर इज लेस देन आर इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट। पैरेलल के केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। तीसरा, मिक्स्ड ग्रुपिंग में ये सब किसके लिए हो रहा है, मैक्सिमम करंट के लिए, कि हमारे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो, इसकी कंडीशन, किसी सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो उसकी कंडीशन तो सर्किट के बिहाफ पर रेजिस्टेंस की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। तो जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट होगा तो उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल कॉम्बिनेशन से। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का करेंगे उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। और जब मिक्स्ड ग्रुपिंग का सर्किट बनाएंगे तो उस सर्किट में मैक्सिमम करंट फाइंड पाने के लिए ज्यादा करंट चाहिए आपको, तो उसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों पॉइंट को नोट कर लो और याद रखो हमेशा, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। क्योंकि आपके सामने जो न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए इस न्यूमेरिकल को, तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मोड अप्लाई करें। तो उस मोड को जानने के लिए देखिए सबसे पहले हमें वैल्यू क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखिए 36 सेल ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF 1.5 वोल्ट है, यूज टू सेंड द करंट एक्सटर्नल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, ये भी दिया। फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग, बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग बताना। अब सोचो यार 36 सेल लगा हुआ, 36 सेल सीधे सीरीज में जोड़ना, सीधे पैरेलल में जोड़ना, अजीब सा नहीं लग रहा है ना? तो मिक्स्ड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग। भैया मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमने अभी बताया कि मैक्सिमम जो करंट है वो फाइंड करने के लिए उसकी कंडीशन क्या है कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट के। और आर इक्विवेलेंट, अब सोचो अगर ये मिक्स्ड ग्रुपिंग है तो एन सेल इस तरह से सीरीज में लगे होंगे और कितने एम पैरेलल जो कॉम्बिनेशन, तो एन और एम, इसको फार्मूला लिख दो, एन आर डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू आर। ठीक, तो एन आर डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू आर। यहां से एन आर की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू 2, ये तो होगा, दिख रहा है? यस। तो m इंटू 0.5 डिवाइड बाई एम, इसको n बाई एम करें, इंप्लाइज दैट n डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा 0.5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। n बाई एम 4 आया, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो।
अब कितने सेल हैं 36। अगर हमने मिक्स्ड ग्रुपिंग लिया है तो m इंटू n कितना है 36। अरे भाई अगर मान लो 3 सेल इधर हैं, ठीक, और कुछ इधर है, तो कैसे फाइंड करोगे? अगर 3 इंटू 2 कर दें कितने सेल हो गए? 6 हो गए। नहीं, ये m वाला पार्ट और ये n वाला पार्ट और ये m वाला पार्ट, इधर 3 है इधर 2 है। कितने सेल आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 2 कर दिया। तो वही n इंटू m करने से टोटल सेल आप बता सकते हो। m इंटू n इज इक्वल टू कितना दिया है? 36 दिया है। अब अगर यहां से n इज इक्वल टू 4m करते हैं, n इज इक्वल टू 4m, ध्यान से समझो, n इज इक्वल टू 4m, तो m इंटू n की जगह क्या लिख रहे हैं? इसी में m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4m इज इक्वल टू 36। यहां से 4m स्क्वायर आ रहा भाई, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ऐसे कर लो, 4 9 जा, है ना, 9, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3, मीन्स कितने m क्या कितने रो बन रहे हैं? 3 रो बन रहे हैं। m की वैल्यू 3 हो गई तो n कितना होगा? अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट n डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 12। आ गया m और n की वैल्यू, जरूरी था ना, m और n की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपका जो मैक्सिमम करंट फाइंड करने का फार्मूला होता है वो क्या होता है? I इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई आर प्लस एन आर डिवाइड बाई एम होता है। मैक्सिमम करंट इससे आ जाएगी, यही फाइंड करना था। n की वैल्यू कितनी आई है? 12। मतलब इस तरह से सीरीज में एक लाइन में कितने सेल लगे हैं? 12। कितने बने हैं? 3, तो 12 इंटू 3 कितना होगा? 36 होगा। अच्छा, n कितना है हमारा? 12। EMF कितना दिया था एक सेल का? EMF 1.5 वोल्ट, बहुत अच्छे। डिवाइड बाई r कितना? 2 प्लस n कितना है आया है? n आया अपना, n आया 12, r कितना? 0.5, m कितना? 3, 3 4 जा 12, 12 इंटू 1.5 18 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू 0.5 2 हो जाएगा, मीन्स 18 डिवाइड बाई 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.5 एम्पियर। लो भैया इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो 4.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कराया मैंने, इसके बिहाफ पर जैसे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं करने की कोशिश करिए, फार्मूला अप्लाई करिए, वैल्यू अप्लाई करिए, किसी न किसी एक सर्किट से आ जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।